चलिए टॉपिक डालिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। क्या समझ में आ रहा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी का मतलब मैंने आपको बताया था, है ना? क्या होता है प्रौद्योगिकी का मतलब? आपको किसी भी सिद्धांत के बारे में पता है, उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग ही क्या है? प्रौद्योगिकी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसी चीज का निकाल लेना और उसके लिए संसाधन जुटाना क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। तो ये प्रौद्योगिकी किससे रिलेटेड है? अंतरिक्ष से। आपने कुछ सिद्धांत रखे होंगे कि ये ऐसे से ऐसे होता है, लेकिन उसको सही मायनों में उस लक्ष्य तक पहुंचाना, उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो संसाधन का उपयोग आप कर रहे हो, वही क्या है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो इसमें सबसे पहली बात तो क्या आ जाएगी कि अंतरिक्ष और अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए आवश्यक संरचना का विकास करना। क्या करना? अंतरिक्ष और अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए, मैं लिखवा दूंगी अभी, सिर्फ देखो, उड़ान कार्यक्रम के लिए आवश्यक संरचना का विकास करना। दूसरी चीज, आप अंतरिक्ष में क्या भेजते हो? उपग्रह भेजते हो। किस प्रकार के उपग्रह भेजते हो? मानव निर्मित, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हो, है ना? पता है ना सैटेलाइट क्या होता है? क्या होता है? मैं समझ गई, मैं समझ गई, कोई बात नहीं। सबसे पहली बात उपग्रह यहां पे, और यान, अंतरिक्ष कार्यक्रम में उपयोग होने वाले उपकरण का विकास करना। यही सब किसके अंतर्गत आएगा? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा। चलिए मैं लिखवा दे रही हूं, 2 पॉइंट में ही लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम जैसे उद्देश्यों के लिए, जैसे उद्देश्यों के लिए पृथ्वी के वातावरण से परे, पृथ्वी के वातावरण से परे यात्रा या गतिविधियों में उपयोग, गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है, गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है। दूसरा पॉइंट, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उपग्रह कॉमा अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उपग्रह कॉमा अंतरिक्ष स्टेशन प्रणोदन कॉमा, प्रणोदन मीन्स प्रोपेलेंट, प्रणोदन कॉमा अवसंरचना उपकरण, अवसंरचना उपकरण कॉमा व्यवस्था, कॉमा व्यवस्था सहित अन्य तकनीकों, सहित अन्य तकनीकों की विस्तृत विविधता का, की विस्तृत विविधता का समर्थन करता है। अब
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, थोड़ा सोच के बताओ। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? अच्छा, वो आपको कल मैंने अंतरिक्ष बताया था, क्या होता है, सबको याद है? क्या है अंतरिक्ष? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से दूर वह आकाशीय क्षेत्र है जहां पे खगोल पिंड के सारे ग्रह और तारे मौजूद हैं। यही है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष को बाह्य अंतरिक्ष भी कहा जाता है, आउटर स्पेस। क्यों? क्योंकि वो कौन से इलाके में मौजूद है? बाह्य में, आउटर में मौजूद है, इस वजह से उसे क्या कहते हैं? बाह्य अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का पहला उद्देश्य बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग शांतिपूर्ण ढंग से करना, क्योंकि केवल आप वहां पे अपने उपग्रह नहीं भेज रहे हो, है ना, और भी कंट्रीज हैं जो अपने उपग्रह वहां भेज रहे हैं। दूसरा उद्देश्य इसका अपने बल पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सफलता हासिल करना। लिखते चलेंगे। और क्या क्या हो सकता है? जो आप मिशन में हैं, कैसा मिशन? अंतरिक्ष के मिशन पे हैं, तो इसमें जितने भी उपकरण लगने वाले हैं उनका क्या करना? विकास करना। तीसरा पॉइंट मैं लिखवा रही हूं, लिखिए। अंतरिक्ष मिशनों में उपयोग की जाने वाली अंतरिक्ष मिशनों में उपयोग की जाने वाली तकनीकों तथा उपकरण का विकास करना। अंतरिक्ष मिशनों में उपयोग की जाने वाली तकनीकों तथा उपकरण का विकास करना। चौथा, आप सैटेलाइट को, उपग्रह को किससे भेजते हो? एक यान से, जिसे क्या कहते हैं? प्रक्षेपण यान, है ना। और जहां से उसे प्रक्षेपित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेपण स्थान या फिर लॉन्चिंग पैड, है ना। वो कैसी संरचना होती है मैं ये बताऊंगी, लेकिन एक बार आपने सबका हो गया? नहीं हुआ है? इधर ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए, आपने यहां से बाह्य अंतरिक्ष में क्या भेज दिया? उस यान को। यान में क्या है? सैटेलाइट है, उपग्रह है, जो आप किसी कारणवश उसे भेज रहे हो। कहां? बाह्य अंतरिक्ष में। लेकिन यहां से लॉन्च करने के बाद उस पर नियंत्रण स्थापित करना, प्रक्षेपण स्थान में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उनका भी ध्यान रखना। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? भू आधारित सुविधाएं, यानी कि लॉन्चिंग पैड की सुविधाएं। ये चौथा पॉइंट मैं लिखवा रही हूं, लिखिए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भू आधारित सुविधाओं का, लैंड बेस्ड फैसिलिटीज, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भू आधारित सुविधाओं का विकास भी शामिल है, जैसे प्रक्षेपण सुविधाएं, ट्रैकिंग और नियंत्रण। अगला पॉइंट,
प्रौद्योगिकी जैसे प्रक्षेपण सुविधाएं, ट्रैकिंग और नियंत्रण। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग ने ब्रह्मांड की हमारी समझ के साथ साथ संचार, नेविगेशन, मौसम का पूर्वानुमान, हमारी समझ के साथ साथ संचार, नेविगेशन, मौसम का पूर्वानुमान, कृषि और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हो गया इतना? ठीक। टॉपिक डालिए, अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी स्थापना कब हुई है? कब हुई है स्थापना? और लगाओ, बोली। 1961 में इसकी स्थापना हुई है। दूसरी बात, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है ना, लेकिन उसका नाम है अंतरिक्ष भवन, नाम है उसका अंतरिक्ष भवन, और ये है आपका बेंगलुरु में। अब ध्यान से सुनो, भारत सरकार और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने होमी जहांगीर भाभा जी के कंधों पे ये जिम्मेदारी डाली कि आप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का क्या कीजिए? विकास कीजिए। क्या कीजिए? विकास कीजिए। इस पॉइंट को भी लिखिए, तो इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान और बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग तथा विकास के लिए जिम्मेदारी सौंपी। और आप सब जानते हैं 1961 के बाद क्या हुआ है? 1962 में किसका गठन हुआ? एक कमिटी जिसका नाम क्या है? इनको स्पार। और इसके गठनकर्ता कौन थे? विक्रम साराभाई, जिसका नाम बाद में परिवर्तित कर दिया 1969 में इसरो द्वारा। और इसरो के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला पॉइंट लिखिए, मैं लिखवा रही हूं। 1962 में
1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विक्रम साराभाई के अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के तहत एक नियामक निकाय ब्रैकेट में लिखिएगा इनकोस्पार, नियामक निकाय इनकोस्पार के रूप में पुनर्गठित किया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ब्रैकेट में इसरो की स्थापना की गई। चलिए आगे देखते हैं कि अब अंतरिक्ष विभाग के क्या उद्देश्य हैं। अंतरिक्ष विभाग के क्या उद्देश्य हैं, याद रखना कि जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम चल रहे हैं, ये जितने भी प्रकार की अंतरिक्ष गतिविधियां हो रही हैं, ये उनके लिए एक विशिष्ट एजेंसी है। क्या है? विशिष्ट एजेंसी है। मैं लिखवा रही हूं, लिखिए। अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए ये एक विशेष एजेंसी है। ये एक विशेष एजेंसी है। दूसरा, जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं, ये उनके लिए वित्त उपलब्ध कराती है। ये क्या करती है? उनके लिए वित्त उपलब्ध कराती है। ना? अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए वित्त उपलब्ध कराना। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष कार्यक्रम और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए आवश्यक संरचना का विकास करना। आवश्यक संरचना का विकास करना। तीसरा पॉइंट, अगला अभी केवल लिखो, उसका सारा मतलब मैं समझाऊंगी। लिखिए, सुदूर संवेदन इंग्लिश में कहते हैं रिमोट सेंसिंग। अगर आपने सुना होगा तो, नहीं सुना कोई बात नहीं। सुदूर संवेदन उपग्रह आधारित दूरदर्शन, पता है ना चैनल्स कैसे देखते हो आप? सैटेलाइट बेस्ड रहते हैं वो, जो आप डीटीएच का उपयोग करते हो वो क्या है? सैटेलाइट बेस्ड है ना? सुदूर संवेदन उपग्रह आधारित दूरदर्शन, साथ ही साथ मौसम का पूर्वानुमान। और कहीं भी जाना रहता है और आपको रास्ता नहीं पता रहता तो आप किसका उपयोग करते हो? जीपीएस का, है ना? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में?
जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और हिंदी में अब बता दो कौन है अंग्रेजी और कौन है हिंदी माध्यम। वैश्विक स्थिति पद्धति, वैश्विक स्थिति पद्धति, इन सब का क्या करना, आवश्यक संरचना का विकास करना। और एक बात है, अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए, अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए विशिष्ट उपकरणों का आविष्कार करना, विशिष्ट उपकरणों का आविष्कार करना। और हमें विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता क्यों है? मैंने यहाँ पे 5वां पॉइंट लिखा है कि अंतरिक्ष के अध्ययन यानी कि अंतरिक्ष को और ज्यादा जानने के लिए विशिष्ट उपकरणों का आविष्कार करना। लेकिन हमें विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता है क्यों यहाँ पे? क्योंकि अंतरिक्ष का वातावरण अक्रिय है, इनर्ट है। क्या है? अक्रिय है। क्योंकि अंतरिक्ष का वातावरण, अक्रिय का मतलब क्या समझते हो? अक्रिय, इनर्ट कहने का मतलब क्या है? जो किसी के साथ भी क्रिया नहीं करता, वही क्या है? अक्रिय है। लिख लीजिए, अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए विशिष्ट उपकरणों का आविष्कार करना, क्योंकि अंतरिक्ष का जो वातावरण है वो अक्रिय है। चलिए, आपने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस देख लिया, अंतरिक्ष विभाग को देख लिया। अब किसकी बारी है? अभी इसरो की बारी है। किसकी बारी है? इसरो की। चलिए टॉपिक डालिए, इसरो। फुल फॉर्म बोलिए। चलिए ठीक है। स्थापना कब हुई? पूरा बोलो। बढ़िया, 15 अगस्त 1969। इंटरेस्ट लोगे तो ही आंसर आएगा। पहले इसका नाम क्या था? इनकोस्पार। इसके जनक कौन है? विक्रम साराभाई। चलिए ठीक है। अभी अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ, एस सोमनाथ। एक चीज छूट गया, मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। अब इसके उद्देश्य क्या है? क्या है इसके उद्देश्य?
चलिए मैं लिखवा रही हूं, लिखते चलिए। इसरो का मुख्य उद्देश्य, पहला पॉइंट है, इसरो का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों के लिए, विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों के लिए, विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इनके अनुप्रयोग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इनके अनुप्रयोग का उपयोग करना है। दूसरा पॉइंट, इसरो अक्सर दूर संवेदी प्रौद्योगिकी, इसरो अक्सर दूर संवेदी प्रौद्योगिकी, पर्यावरण निगरानी और मौसम संबंधी पूर्वानुमान के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण और प्रबंधन करता है। नियंत्रण और प्रबंधन करता है। तीसरा पॉइंट, यह स्वदेशी उपग्रहों और उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास करता है। यह स्वदेशी उपग्रहों और उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास करता है। अगला पॉइंट, संचार उपग्रहों और पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का डिजाइन विकास करता है। आखिरी पॉइंट, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रसार करना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रसार करना। अच्छा, ये जानते हो कि नहीं, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह को बनाना अलग संस्थान का काम है और प्रक्षेपण स्थान जिसमें आप सैटेलाइट को बैठा के अंतरिक्ष में भेजोगे उसको डिजाइन करना अलग संस्थान का काम है। क्या ये बात जानते हो? उपकरण अलग व्यक्ति बनाएगा, सैटेलाइट अलग व्यक्ति बनाएगा और प्रक्षेपण यान के लिए एक अलग संस्था होगी। ये बात क्लियर है? सब एक ही काम को हर व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए अलग अलग संस्थान है। उसके लिए हम संस्थान के बारे में जानना होगा। टॉपिक डालिएगा, भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान, कितने संस्थान के बारे में जानते हैं आप इसरो को छोड़ के? हाँ, SDSC, हाँ, और कोई? चलो सबसे पहले जो जानते हो वही लिख लो, इसरो। इसकी स्थापना हुई 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और विशेष में एक बात लिखिएगा कि अंतरिक्ष
कार्यक्रमों के लिए ये एक शीर्ष निकाय है, अपेक्स बॉडी है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए ये एक शीर्ष निकाय है, अपेक्स बॉडी है। अपेक्स बॉडी कहने का मतलब क्या समझते हैं? शीर्ष निकाय है। जितनी भी दूसरी एजेंसी है वो किसके अंतर्गत काम करेगी? इसरो के अंतर्गत काम करेगी। बगल में लिख लीजिए ये पॉइंट, इसके अंतर्गत दूसरी एजेंसियां काम करेंगी। दूसरा आईसैक, इसके बारे में सुना था कभी? आईसैक नहीं, इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसका काम है कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करना। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाती है यह संस्था। कृत्रिम उपग्रह का निर्माण करना। तीसरा है SAC, कहां है इसका हेडक्वार्टर? अहमदाबाद में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में और इसका काम भी है कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करना। अगला है VSSC, वो सुना ही होगा आपने। VSSC क्या है फुल फॉर्म? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। कहाँ है ये? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसका हेडक्वार्टर है त्रिवेंद्रम में। और इसका काम क्या है? प्रक्षेपण यान का निर्माण करती है। ये क्या करती है? प्रक्षेपण यान, जिसमें आप उपग्रह को बैठा के कहां भेजते हो? बाह्य अंतरिक्ष में। प्रक्षेपण यान का निर्माण। इसके अलावा MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, एक बार आपने भेज दिया उपग्रह, नियंत्रण कौन स्थापित करेगा? यही। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसके दो मुख्यालय हैं। कितने? दो। एक क्या है? भोपाल में। और जो दूसरा मुख्यालय मैं लिखने वाली हूं, यही क्वेश्चन यहां पूछा भी गया था और यूपीएससी के कूट में भी ये क्वेश्चन है कि दूसरा मुख्यालय है इसका हसन में। कहाँ है? हसन। हसन कहाँ है? कर्नाटका में। अगला छठवा NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। और इसका काम क्या है? इसका काम है, ध्यान से सुनिए, अगर मैंने किसी उपग्रह को बाह्य अंतरिक्ष में भेजा है कि पृथ्वी के इस हिस्से की बार बार मुझे फोटोज चाहिए। मान लीजिए मुझे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, मणिपुर में जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, वहां पे अभी क्या चल रहा है उसकी मुझे कॉन्स्टेंटली 24 घंटे मुझे फोटोज चाहिए हर दिन। तो क्या करेंगे? सैटेलाइट को कहां स्थापित करेंगे? अर्थ के पास वाली जगह में, है ना? कक्षा जब मैं पढ़ाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा ये। तो हमने उसे पृथ्वी से दूर स्थापित करवाया। मान लीजिए ये है पृथ्वी
और यहाँ पास में हमने उस सैटेलाइट को क्या करवाया, स्थापित करवाया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, उसकी कॉन्स्टेंटली क्या लेगा, फोटोज लेगा। मान लीजिए यहाँ कहीं पे आ रहा है आपका वो स्थान जहां से मुझे फोटो चाहिए, तो ये कॉन्स्टेंटली उसकी फोटोज लेगा और पृथ्वी पे एक जगह से वो कनेक्टेड रहेगा जहां पे वो सारी फोटोज क्या करेगा, भेजेगा। तो एनआरएससी का काम है पृथ्वी की उस हिस्से की फोटोज को कलेक्ट करना जो सैटेलाइट उसको क्या कर रहा है, भेज रहा है। क्या ये क्लियर है? लिखेंगे एनआरएससी में उपग्रह द्वारा भेजे गए फोटो का, उपग्रह द्वारा भेजे गए फोटो को संग्रहित करने का कार्य करता है। उपग्रह द्वारा भेजे गए फोटो को संग्रहित करने का कार्य करता है। और केवल बात इतनी है, इतनी नहीं है, इसके 6 रीजनल सेंटर हैं, 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके। कितने? 6 लिखेंगे। 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके। अब वो देखते जाइए कहां कहां है। एक तो सबसे पहले दक्षिण, फिर क्या है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, मध्य, उत्तर पूर्वी। कितने हुए? 6। दक्षिण में इसका कार्यालय है बेंगलुरु में। उत्तर में ये कहां हो सकता है? लगाओ दिमाग। कहां? देहरादून। पूर्व में? पूर्व में? पूर्व में कौन बोला? गुजरात। हाइट्स। क्या बोल रहे हो वो तो सोचो, मतलब मौसम बदल गया तो आप भी बदल जाओगे क्या? पूर्व में कहां हो सकता है? हाँ, खड़गपुर। पश्चिम? चलो उत्तर पूर्व का मैं बता रही हूं, शिलोंग। लेकिन मध्य मुझे चाहिए। हाँ, जो पहले पढ़ चुके हैं, कहा? भोपाल। जो लगता है वो तो होता नहीं है। अगला 6, 7वां SDSC। इसके बारे में जानते हैं आप? SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ है मुख्यालय? अरे आंध्र प्रदेश बोलो। आंध्र प्रदेश है ना। क्या है इसका काम? कि ये क्या है, प्रक्षेपण का क्या है, स्थान है ये। यानी कि ये क्या है, लॉन्चिंग पैड है। लिख लीजिएगा कि यहीं से उपग्रह को यान में बैठाकर प्रक्षेपित किया जाता है। उपग्रह को यान में बैठाकर प्रक्षेपित किया जाता है। अगला IMD। मेरे ख्याल से ये नाम आपने सुना होगा, IMD। क्या गर्मी से आप लोग परेशान नहीं हो क्या, जो IMD सर्च नहीं करते आप? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट।
और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? न्यू दिल्ली में। और ये क्या करता है? मौसम के पूर्वानुमान को प्रकाशित करता है। क्या करता है? मौसम के पूर्वानुमान को प्रकाशित करता है। आखिरी, अंतरिक्ष, जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिखना, अंतरिक्ष। नहीं दिख रहा है? अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई है 1992 में। और इसका काम क्या है? इसका काम है, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह कार्य करता है। कैसे काम करता है? प्राइवेट कंपनी की तरह कार्य करता है। आपको ये पता है ना कि जब मैंने आपको द्वितीय विश्व युद्ध से मुद्दा उठाया था तो मैंने आपको बताया था कि हम जब सक्षम नहीं थे तो हमने क्या किया था? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या ली थी? सहायता ली थी। और तो और हमारा पहला उपग्रह क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट। किसकी मदद से किया था हमने? सोवियत यूनियन, है ना। कहां से किया था? कापुस्तीन यार से किया था, है ना। तो आपने अगर फेवर्स लिए हैं तो आप फेवर लौटाएंगे भी, है ना। इसीलिए आज के डेट में भी हम अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में क्या करते हैं? जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितने भी उपकरण और नई तकनीक हमारे पास में है, उसे भी हम क्या करते हैं? इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं, जिससे हमको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो अंतरिक्ष का काम यही है, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करता है और अंतर्राष्ट्रीय देशों को अंतरिक्ष से रिलेटेड उपकरण और तकनीक क्या करता है? प्रोवाइड करता है। समझ गए? या लिखवा देती हूं मैं, लिखिए। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर लिख लीजिए, बेंगलुरु में है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। स्थापना हुई थी 1992 में। लिखेंगे कि यह एक प्राइवेट कंपनी की तरह कार्य करता है, साथ ही साथ ये इसरो की वाणिज्यिक इकाई है। इसरो की वाणिज्यिक इकाई है, कमर्शियल यूनिट है इसरो का। लिखेंगे यह विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को, यह विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष उत्पाद एवं सेवा प्रदान करता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात, 2008 में इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। 2008 में इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। और इसकी वेबसाइट का नाम शायद आपने सुना होगा, भुवन। क्या है? भुवन। इसकी वेबसाइट का नाम क्या है? भुवन। समझ में आया अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। कब इसकी स्थापना हुई है? 1992। कहां है हेडक्वार्टर? बेंगलुरु में। इसरो की वाणिज्यिक इकाई है, कमर्शियल यूनिट है, प्राइवेट कंपनी की तरह काम करता है। विश्व भर में अंतरिक्ष से रिलेटेड क्या उपकरण और सेवाएं किसको देता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को। 2008 में इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था और इसकी वेबसाइट का नाम क्या है? भुवन। एकदम क्लियर है? ठीक है, इसकी फोटो ले लो। टॉपिक डालिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित शब्दावली।
जिसमें सबसे पहले आप लिखेंगे उपग्रह। क्या लिखेंगे? उपग्रह। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैटेलाइट। हाँ, क्या होता है उपग्रह? एक होता है ग्रह और एक होता है उपग्रह। ग्रह कितने हैं हमारे पास? अच्छा, ऐसा। कितने हैं? 8, है ना? और उपग्रह क्या होता है? याद रखो, मान के चलो कि ये क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। कोई भी दूसरा ऐसा वस्तु जो किसी ग्रह या दूसरे आकाशीय पिंड का चक्कर लगाए, वही क्या है? उपग्रह। कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी ग्रह या किसी दूसरे आकाशीय पिंड का क्या लगाए? चक्कर लगाए, तो वही क्या है? उपग्रह। अब उपग्रह जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। मान लीजिए ये क्या है? उपग्रह। उपग्रह 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक है क्या? प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल, और दूसरा है कृत्रिम। और मैंने बताया आपको कि कृत्रिम हर वो चीज होगी जो मानव द्वारा निर्मित होगी। आर्टिफिशियल किसको कहते हो आप? मैन मेड, है ना? और जो प्राकृतिक है वो क्या है? जो पहले से मौजूद है ना? प्राकृतिक में कौन सा उपग्रह आएगा? मून, है ना? मून, चांद। और कृत्रिम में आर्यभट्ट। बढ़िया, ऐसा चलता है दिमाग। आर्यभट्ट। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के चक्कर कौन काट रहा है? चलो चलो लिखो, इतना लिखो चलो पहले, फिर उसके बाद देखते हैं। लिखो, ग्रहों के चारों ओर, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपग्रह होते हैं। अब ध्यान से देखो यहां पे, आपने कहा कि प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है ना? चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के। ये है पृथ्वी, जो कि क्या है? एक ग्रह है। इसके चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। चलिए ठीक है, चंद्रमा। लेकिन पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? मतलब आज मंदिर भेजोगे मुझे? ठीक, उम्मीद नहीं थी मुझे। सूर्य, और इसका चक्कर कौन काट रहा है? पृथ्वी। और उसी के हिसाब से दिन और रात होता है, हाँ या नहीं? ठीक, तो लिखेंगे कि चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चक्कर काटता है। अब ऐसे 2 कॉलम बनाओ, एक प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह। 2 कॉलम बनाओ। पहले में लिखिएगा प्राकृतिक उपग्रह और दूसरे कॉलम में लिखिएगा कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक में लिखिएगा ग्रहों के चारों ओर, ग्रहों के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में
ग्रहों के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक उपग्रह को या प्राकृतिक आकाशीय पिंड लिखो, प्राकृतिक आकाशीय पिंड को प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। प्राकृतिक आकाशीय पिंड को नेचुरल सेलेस्टियल बॉडीज, परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक आकाशीय पिंड को प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। एग्जाम्पल मून। दूसरा, कृत्रिम उपग्रह में लिखिएगा कि यह मानव निर्मित है, यह मानव निर्मित है। अगला पॉइंट लिखिएगा उसी में, कृत्रिम में, कि यह उपग्रह पृथ्वी और अन्य ग्रहों, यह उपग्रह पृथ्वी और अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट के ब्रैकेट में लिखिएगा भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह। तो उपग्रह समझ में आया क्या है? जो किसी भी आकाशीय पिंड का चक्कर लगाए वो क्या है? उपग्रह। उपग्रह कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो। एक क्या है? प्राकृतिक। प्राकृतिक का एग्जाम्पल चंद्रमा, और कृत्रिम दूसरा सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग। जानते हैं क्या है रिमोट सेंसिंग? कोई जानता है? सुदूर संवेदन क्या है? टिकेश्वर? और कोई? ध्यान दो यहाँ पे। पृथ्वी पे बहुत सारी चीजें मौजूद है, जैसे कि जंगल, नदियां, पहाड़, सब कुछ मौजूद है। अचानक कहीं लैंडस्लाइड हो गया, अचानक कहीं बाढ़ आ गई, है ना, या फिर कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जैसे अभी मणिपुर में चल रहा है, हाँ या नहीं? रोज के रोज क्या हो रहे हैं वहां पे? आंतरिक अशांति, है ना, इंटरनल स्ट्राइफ चल रहा है वहां पे। अब ध्यान से देखिए कि हम प्रत्यक्ष रूप से वहां पे जा नहीं सकते, लेकिन हमें उसकी खबरें क्या मिल रही हैं? निरंतर मिल रही हैं, बिना किसी रुकावट के हमें वो खबरें मिल रही है कि यहाँ पे ये घटना जो है वो घटित हो गई है। ये पॉसिबल कैसे हुआ है? तो ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे अगर आंध्र प्रदेश है, और अगर यहाँ से आपने क्या किया है? प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपित किया है, और उस यान के ऊपर में क्या था? एक उपग्रह था। क्या था? एक उपग्रह था। उस उपग्रह को आपने एक कक्षा में स्थापित कर दिया। क्या किया? एक कक्षा में स्थापित कर दिया, और वो कक्षा किसके पास है? पृथ्वी के पास है। आपको यहाँ की फोटोज चाहिए, तो पृथ्वी से दूर जाके बिना लक्ष्य के संपर्क में आए पृथ्वी पे ही नजर रखने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? सुदूर संवेदना या फिर रिमोट सेंसिंग। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या नहीं? ध्यान से सुनिए कि आपने एक यान बनाया, उसके ऊपर क्या स्थापित किया? उपग्रह। वो उपग्रह आप कहां भेज रहे हैं? बाह्य अंतरिक्ष में। आपने उस उपग्रह को प्रक्षेपित कर दिया और वो बाह्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। मान लीजिए ये करमन रेखा है, यहाँ पे मौजूद है वो सैटेलाइट। सैटेलाइट में लगा हुआ है क्या? कैमरा। तो
आपको अगर यहाँ की फोटोज लेनी है तो वो क्या करेगा, पृथ्वी से दूर जाके बिना लक्ष्य के संपर्क में आए वो पृथ्वी की क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है उस पर्टिकुलर क्षेत्र की, और लगातार वहां से फोटोज क्लिक कर रहा है और भेज रहा है किसको, एनआरएससी को, जो अभी मैंने आपको बताया। तो ये क्या हुआ, सुदूर संवेदन। पृथ्वी से दूर जाके पृथ्वी पे निगरानी रखने का विज्ञान ही क्या है, सुदूर संवेदन। पर ये काम होता कैसे, ये काम होता है रेस से। ये काम होता है किससे, रेस से, यानी कि किरणों से। कक्षा 7वीं, इंसिडेंट रे, आपतित किरणें, और रिफ्लेक्टेड रे, है ना, परावर्तित किरणें। याद आ रहा है कुछ, ये तो अभी आपने फिजिक्स पढ़ा है। क्या होता है दोनों, ध्यान से देखो। अगर ये क्या है, पृथ्वी है ना, यहाँ पे आपने किसी चीज को स्थापित किया और वो क्या कर रहा है, अब उसके फोटोज लगातार ले रहा है। क्या कर रहा है, लगातार ले रहा है। लेकिन अगर मैं पृथ्वी को जूम करके देखूं तो वो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग्स है, यहाँ पे क्या है, कोई फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज है। तो ये क्या करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसकी जो किरणें हैं वो किस पे पड़ेंगी, पृथ्वी के उस हिस्से पे पड़ेंगी जिसकी आपको फोटोज चाहिए। और जब किरणें पड़ती हैं तो उसे आप क्या कहते हो, इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरणें। और फिर ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस कहाँ पहुंच गई, इनके पास। और इसे आप क्या कह रहे हो, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरणें। इस वजह से इनके पास क्या आ गई, अब पिक्चर्स आ गए। और ये पिक्चर्स को कौन कलेक्ट करेगा, एनआरएससी। क्या आप क्लियर है, सुदूर संवेदन क्या है। बिना उस जगह पे पहुंचे उस जगह की मॉनिटरिंग करना, निगरानी करना किसके अंतर्गत आता है, सुदूर संवेदन के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, सुदूर। बहुत ही फार फ्लंग एरिया में जाके क्या करना, निगरानी करना, किसके जरिए, किरणों के जरिए। क्या ये क्लियर है। हमने यहां से यान भेजा, उस यान में क्या था, उपग्रह। उपग्रह में क्या लगे थे, कैमरे। वो कल मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि यान दिखता कैसा है, काम कैसे करता है, सब कुछ। लेकिन अभी के लिए इतना ही समझिए कि यान में क्या है, उपग्रह। उपग्रह में क्या लगे हैं, कैमरे। उसका काम क्या है, एक पर्टिकुलर जगह के फोटोज लेना। लेगा कैसे, किरणें कहाँ आएंगी, आपतित किरणें कहाँ आएंगी, जहां की फोटोज चाहिए, और वही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी कहाँ, उसी कैमरे के पास। तो फिर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे को क्या करेगा, वो कैप्चर करेगा और वो फोटोज क्लिक करके किसके पास सेंड करेगा, एनआरएससी के पास। एनआरएससी क्या करेगा, उसको, उस फोटोज को संग्रहित कर लेगा। समझ में आया। अब पता चला कि बिना बाढ़ के पास गए कैसे हमें बाढ़ के फोटोज मिलते हैं। जब भी धान खरीदी का वक्त आता है तो सरकार एक न्यूज़पेपर में क्या डालती है, एक न्यूज आता है क्या, कि इस साल अनुमानित इतने इतने टन की धान की खरीदी की जाएगी। तो ये कैसे पॉसिबल है, उन्होंने कहा अनुमानित, तो वो क्या हर खेत में जाके देखे क्या, नहीं। ऐसे ही सैटेलाइट्स को भेजा जाता है जो हर हेक्टेयर क्षेत्र की क्या लेता है, पिक्चर्स लेता है, और उसके हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि अच्छा इस साल इतने इतने टन के धान की खरीदी की जा सकती है। फिर वो न्यूज बाहर आती है। समझ में आया। आपको कहीं की जानकारी लेने के लिए उस जगह तक जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या भेजना है, सैटेलाइट। किस माध्यम से, सुदूर संवेदी माध्यम से। क्या ये क्लियर है, एकदम। लिखेंगे इसको। पहला पॉइंट, सुदूर संवेदन किसी लक्ष्य, सुदूर संवेदन किसी लक्ष्य के सीधे संपर्क, किसी लक्ष्य के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का विज्ञान है।
किसी लक्ष्य के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का विज्ञान है। दूसरा पॉइंट, इसमें लक्ष्य से परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा, इसमें लक्ष्य से परावर्तित रिफ्लेक्टेड या उत्सर्जित एमिटेड ऊर्जा का संवेदन किया जाता है, ऊर्जा का संवेदन किया जाता है। अगला पॉइंट, इसके पश्चात विश्लेषण करके उससे प्राप्त जानकारी को उपयोग में लाया जाता है। अगला पॉइंट, सुदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भूपृष्ठीय वस्तुओं एवं घटनाओं की सूचनाओं का संवेदक युक्तियों के द्वारा बिना वस्तु के संपर्क में आए मापन व अभिलेखन करता है। उपयोग क्या क्या हो सकते हैं इसके? बोलो, उपयोग क्या क्या हो सकते हैं? ऐसे तो 1000 उपयोग है ना? लिखेंगे उपयोग इसका, मैं लिखवा रही हूं। पहला, किसी जगह पर या समुद्र में पानी का स्तर, किसी जगह या समुद्र में पानी का स्तर या बर्फ की मात्रा का पता भी इन संवेदी उपग्रह की मदद से लगाया जा सकता है। भी इन संवेदी उपग्रह की मदद से लगाया जा सकता है। कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए अभी जो साइक्लोन आया है, क्या नाम है उसका? बिपरजॉय, है ना? किसने रखा है नाम? बता रही हूं, अभी सब खड़े हो जाओगे। बिपरजॉय किसने रखा है नाम? बांग्लादेश ने। क्या होता है इसका अर्थ? और ये हो रही है तैयारी ऑन अ सीरियस बेसिस। बंगाली शब्द है ये, बिपरजॉय बंगाली शब्द है। और कल से टेलीग्राम के न्यूज के बारे में जानकारी मुझे ना तो मिले, फिर आप देखिए। अभी अगर जो साइक्लोन आया है, गुजरात के कोस्ट से काफी लोगों को वहां से क्या किया गया है? विस्थापित किया गया है ना? अगर ये पता चलना मुश्किल होता कि अभी क्या उतार चढ़ाव आ रहे इस साइक्लोन में, तो क्या ये उनको विस्थापन उनका संभव होता? नहीं। तो सुदूर संवेदन वहां भी काम आया, हाँ या नहीं? आपको पता है कि नियमित तौर पे ग्लेशियर की जो आइस शीट्स हैं, बर्फ की जो परत है, वो लगातार पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और अगर आइस की शीट पिघल रही है तो समुद्र का लेवल क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। तो ये सब का विश्लेषण कौन कर रहा है? सुदूर संवेदन के माध्यम से वो उपग्रह कर रहे हैं। उसी बात को लिखा है आपने। क्या ये क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखिए,
किसी शहर के आपातकालीन स्थिति का, किसी शहर के आपातकालीन स्थिति का सर्वेक्षण किया जा सकता है, सर्वेक्षण किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, किसी प्राकृतिक घटना तथा उससे होने वाले नुकसान का पता लगाया जा सकता है। किसी प्राकृतिक घटना या उससे होने वाले नुकसान का पता लगाया जा सकता है। कौन कौन सी 3 बातें कही है मैंने? सबसे पहली बात क्या कही है? सबसे पहली बात क्या थी कि किसी भी समुद्र का लेवल, है ना, समुद्र का स्तर या फिर बर्फ का पिघलना। दूसरी बात क्या कि आपातकालीन स्थिति का पता लगाना। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या डाल सकते हो? मणिपुर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि किसी प्राकृतिक घटना, जैसे अभी सिक्किम में हुआ था, एवलांच आया था, काफी लोग दब गए थे उसमें। अब हम वहां पे प्रत्यक्ष रूप से जाके तो देखेंगे नहीं कि क्या हुआ है करके, तो हमें ये खबरें कहां से मिली, वो पिक्चर्स आप तक पहुंची कैसे? सुदूर संवेदन के माध्यम से। प्राकृतिक घटना तथा उससे होने वाला क्या? नुकसान। मैं मान के चलूं सुदूर संवेदन समझ में आया आपको? एकदम जोर से। चलिए ठीक, कल से स्टार्ट करेंगे कक्षा। और अगर समझ में नहीं आएगी तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि उपग्रह कहाँ स्थापित है और मिसाइल कहाँ उड़ रहा है। ठीक।